बर्मन दादा बीमार हो गए थे। बरस 1975 था। पहले भी बीमार हुए थे, 1965 में भी बीमार हुए, उससे पहले भी तकलीफ में थे, लेकिन हर बार संभाल जाते थे। लेकिन इस बार दिक्कत कुछ ज्यादा थी। मिली फिल्म के 2 गीत किशोर कुमार को दिए गए थे और दोनों ही गीतकार योगेश ने बड़े ही दिलकश अंदाज में लिखे थे। एक गीत रिकॉर्ड हुआ, दूसरा गीत रिकॉर्ड होना है। दादा की तबीयत खराब होती चली जा रही है और दादा समझ नहीं पा रहे थे कि किशोर टाल क्यों रहा है। ए किशोर, ऐसे बोलते थे वो किशोर, ए किशोर, अरे ये गीत को तुझे करना है जल्दी से और इसकी रिकॉर्डिंग करवा। और किशोर कहते थे दादा तबीयत बहुत खराब है, गला बोलता है कि बस चलता ही नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे गा सकता ही नहीं मैं। दादा ने कहा देख किशोर, ये गाना मेरे लिए बहुत अहम है और इसको तू बड़े दिल से गाना। दादा तो रुखसत हो गए। आज ही का दिन था, 31 अक्टूबर का, बरस 1975 का। और गीत जो लाफानी गा दिया किशोर दा ने, धुन जो बना गए बर्मन दादा, जो लिख गए योगेश जी, आज तक मौजूद है। कभी एक पल भी कहीं उदासी दिल मेरा भूले, तभी मुस्कुरा कर दबे पाँव आकर दुख मुझे छू ले, न कर मुझसे हम मेरे दिल लगी बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी बड़ी सुनी है। आज का दिन बर्मन दादा का दिन है। मैंने वो तस्वीर भी देखी थी जिसमें किशोर दा बहुत ही दुखी बैठे हुए हैं। दादा बीमार हैं और दादा भी जानते हैं कि वक्त आ गया है और किशोर भी जानते हैं कि वक्त आ गया। इस तस्वीर का दर्द अपने आप में अलग है। आज तक हजारों तस्वीरें मैंने देखी हैं, लेकिन इस तस्वीर को जब मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं कि क्या कलाकार थे वो लोग। S.D. बर्मन, सचिन देव बर्मन साहब। तो किस रूप में हम सचिन देव बर्मन साहब को याद कर सकते हैं? कितने ही रूप हैं सचिन देव बर्मन साहब के। मेरा ख्याल है कि जैसा मैं आपसे अक्सर ही कहता रहता हूं कि मुझे फिल्म्स के गीतों में बहुत जल्दी दिलचस्पी होने लगी थी और मुकेश साहब के गीत में ज्यादातर गाया करता था। मैं कहीं सुन रहा था, बहुत छोटा बच्चा ही था उस वक्त में, और ये गीत मुझे बड़ा अनूठा लगा। वो उनकी बेताबी, वो उनका चलना छम से, आंचल थामा तो हंस के कहा फिर मिलने को हमसे, उनसे हमसे सुन ले दिल, प्यार का इकरार आंखों में हुआ है, हो है दिले आवारा चल, फिर वहीं दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है, ओ है दिले आवारा चल। एकदम से मॉडर्न ऑर्केस्ट्राइजेशन है और मुकेश साहब की आवाज में ये गीत बहुत हवा। तो मैं तब से इस गीत को जब सुना तो मुझे लगा कि ये संगीतकार तो बड़े अनूठे हैं भाई। इससे पहले मैं उनके बारे में जानता था, मुझे मालूम था कि सचिन देव बर्मन एक जाना पहचाना नाम है,
सचिन देव बर्मन साहब की जिंदगी को अगर हम थोड़ा तलाशने की कोशिश करें तो क्या क्या मिलता है। राजघराने से दो अलग अलग राज्यों का अंश और वंश है सचिन देव बर्मन। राजकुंवर हैं यूं कहिए, और राजकुंवर है तो राजाओं के यहाँ राजकुमार गाते थोड़ी हैं। तो राजा तो आदेश करते हैं किसी भी गायक को कि गाओ, और वो गाने लगता है। यहां बात अलग है। बर्मन दादा को बचपन से ही गाने का शौक था, और वो शौक इतना बढ़ा कि राजघराना सोचने लगा कि ये इस राजघराने में ऐसा एक फकीर कहां से आ गया। लेकिन फकीर तो आ गया, अब उसको रोक तो सकते नहीं आप। कुछ तालीम भी देनी कर दी शुरू। जिन लोगों को दिलचस्पी है संगीत में, उन्हें संगीत सिखाने लग गए। अब उन्हीं तालिब इल्म में जिन्हें वो संगीत सिखा रहे हैं, एक बड़ा खूबसूरत चेहरा है मीरा। अब ये मीरा जो है, जब वो उसको देखते हैं, सचिन देव बर्मन भाई जवान है अभी, तो जब वो उसको देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर जिंदगी में गृहिणी हो तो ये होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, वो राजघराने से नहीं है, वो बड़े अच्छे परिवार से हैं, समृद्ध परिवार से। लेकिन राजघराने तो राजघराने होते हैं, और बर्मन दादा ने त्याग दिया सारा कुछ। इससे पहले इंग्लैंड में भी हुआ था, राजा ने त्याग दिया था सब कुछ अपनी मोहब्बत के लिए। शहंशाह उनके ताज उनके लिए, मोहब्बत फकीरों के लिए। और बर्मन दादा ने मीरा जी से प्यार कर लिया 1938 में, और एक तरह से उन्होंने राजघराने को भी अलविदा कह दिया। भाई नथिंग डूइंग विद ऑल ऑफ यू, कोई वास्ता नहीं, मुझे ये दुनिया ही पसंद नहीं है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मुझे नहीं चाहिए ये दुनिया। और 1939 में गोल मटोल सा बच्चा पैदा हो गया, दुनिया में आ गया। जाहिर है कि विवाह हुआ है तो हुआ है ना। तो अब क्या है कि ये जो अपनी ही शागिर्द से उन्होंने प्यार किया, ऐसा हो जाता है कभी कभी। जो उस्ताद होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, अगर वो गर्ल्स को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते इसके चांसेस हो जाते हैं कि उनमें कोई उनको पसंद आ जाए। लेकिन हर कोई सचिन देव बर्मन जैसा खुशकिस्मत नहीं होता। तो गोल मटोल बच्चा आ गया तो नाम रख दिया पंचम। एक बार मन्ना दा ने पूछा था, दादा ये नाम आपने इसका पंचम रखा? अरे नहीं, इसका नाम राहुल है, लेकिन जब ये रो रहा था तो इसका सुर जो था वो पंचम लगा हुआ था रोते हुए। अब सोच के देखिए ये किस किस्म के इंसान थे। दादा ने सब कुछ समझ लिया, अच्छी तरीके से जान लिया, और अब वो समझ गए कि विस्तार करना पड़ेगा। और विस्तार करना है तो पहले कंपटीशंस में हिस्सा लिया। वो जहां कंपटीशन में जाए वो जीत जाए, चाहे वो इलाहाबाद है, चाहे कोलकाता है, हर जगह जाकर के वो जीत जाए। लेकिन एक बात तय ये भी है कि जो कलाकार होते हैं, आखिर में आना तो उन्हें मुंबई नगरिया में ही है। मुंबई गई है तो वहां ही आना है आपने। तो वो पहुंच गए वहां पर, और जब वहां पर पहुंचे तो वहां देखा कि काफी कंपटीशन है। कोई बात नहीं, कंपटीशन में आ गए। एस मुखर्जी साहब बड़े प्रोड्यूसर थे, उन्होंने काम दिया, उनको काम शुरू होने लग गया। लेकिन कुछ लग नहीं रहा था कि कामयाबी कोई ज्यादा मिल रही है। तो एक दिन तो तय कर लिया कि उठाओ अपना बिस्तरा और छोड़ो इस नगरिया को, चलते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया, दादा दादा रुक जाओ, थोड़ा टाइम लगता है। दादा ने बात को मान लिया, और इसी बीच में गीत उनका बड़ा मशहूर हो गया, और उस गीत की उंगली थामे दादा चल दिए। गीता दत्त जी के गीतों, वो ही गीत नहीं और भी गीत उनके फिर वहां पर आने लगे। और इसी बीच में मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना। अब यहां से इस गीत की इतनी मकबूलियत हुई। इधर देवानंद साहब भी एक नवकेतन बना चुके हैं, पहली फिल्म बनाने जा रहे हैं, और पहली फिल्म है उनकी बाजी। और बाजी में साहिर साहब मौजूद हैं, लिरिक्स लिए हुए। प्रकाश सानी साहब ने लिखी है, गुरुदत्त डायरेक्टर हैं, देवानंद एक्टर प्रोड्यूसर हैं, फिल्म में गीता बाली हैं। और नतीजा क्या निकलता है, एक सुपर हिट फिल्म। गीत जो इसमें दादा ने धुनें बनाई वो अपने ढंग की
कमाल की धुनें थी। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। बस दांव लगा लिया, सबने ही दांव लगा लिया बाजी में और सभी कामयाब हुए उसमें। और इसी वक्त में एक और गीत बड़ा मशहूर हो गया, साहिर साहब का लिखा हुआ, ठंडी हवाएं लहरा के आए, मतलब अब ठंडी हवाएं दादा की जिंदगी में आ गई। इसके बाद तो फिल्म उनको मिलती चली गई। देव साहब की हर फिल्म में अब बर्मन दादा मौजूद हैं और वो अपना काम कर रहे हैं और वो गीत जो है वो सारे मकबूल हो रहे हैं। बर्मन दादा का जो मैं एक बहुत बड़ा कमाल मानता हूं, वो ट्यून्स को इतनी आसानी से चेंज कर लेते थे और कलाकार को समझा देते थे कि इस गीत को तूने गाना किस तरीके से है। जो अच्छे गीत समझे जाते हैं, उन गीतों में जब मैं कभी इस गीत को सुनता हूं तो मैं सोचता हूं क्या धुन बनाई, क्या गाया, और वो कवि जो गीतकार बन गए, नीरज, क्या लिखा उन्होंने। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। गीत शुरू हुआ था, दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम, गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले हो इस तरफ भी कर। अब इस गीत को सुनता हूं, इसी लिए रफी को साहब को भी ये अजीब किस्म के कॉम्बिनेशन बनाते थे दादा। जैसा मैंने कहा कि वो मुकेश साहब का वो गीत मैंने सुना था, लेकिन दादा इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे कि मुकेश साहब की आवाज का जो टेक्सचर है वो तसव्वुफ के लिए कमाल है। इसलिए 1963 की फिल्म में जब वो गीत बनकर तैयार होना है तो गीत कुछ ऐसे बना था, है तेरा वहां कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेस की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए, कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आ। क्या गीत देते थे। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या। क्या पीछे कोरस का इस्तेमाल है, दादा की सोच, दादा का काम करने का तरीका। और रफी साहब के लिए तो उनके पास गानों की कोई कमी थी ही नहीं। और साथी न कोई मंजिल दिया है न कोई महफिल, चला मुझे लेके है दिल, अकेला कहाँ। बड़े ऐसे कमाल के गीत बनते थे। और जो भी कलाकार है वो कमाल कर रहा है। लता जी के साथ में कमाल के ठंडी हवाएं से शुरू हो ही गया था। और इसके बाद में दादा की जिंदगी में एक और लैंडमार्क आता है 1957 में, जब फिल्म बना रहे हैं गुरुदत्त साहब प्यासा। तो गुरुदत्त साहब को ये सोचने में वक्त लगा नहीं कि दादा उनके लिए बिल्कुल सही है। तो दादा ने कहा कि साहब बड़ा गंभीर है ये सारा सिलसिला, क्योंकि साहिर साहब के जो कलाम हैं उनको आपने तरतीब देनी है। और सारा कुछ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, और तंग आ चुके हैं कश्मकशे, ऐसी ऐसी जो गजलें या नज़में हैं, दादा उन्हें करोगे। हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है, आओ करते। और सुपर हिट हो गई प्यासा, सुपर हिट हो गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक लम्हा होता है जिसमें कुछ हो जाता है जिसकी वजह से
बहुत कुछ हो जाता है। लम्हा ये है, साहिर साहब को थोड़ी आदत थी कुछ ज्यादा कह जाने की। कहीं कह दिया, अरे प्यासा के गीत हमारा जो हिट हुए हैं वो हमारे अल्फाज हैं। उनको आदत थी, साहिर साहब थोड़ा नार्सिस्टिक भी कहे जा सकते हैं, सेल्फ प्रमोशन भी कह सकते हैं, एक सर्टेन कॉम्प्लेक्स बचपन से। तो दादा को नहीं अच्छी लगी बात। दादा ने कहा कि देखो साहिब, फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगा। कितना बड़ा नुकसान फिल्म इंडस्ट्री का। उसके बाद में जब गुरुदत्त बना रहे हैं फिल्म कागज के फूल, तो कागज के फूल में अब उनके सामने जो सबसे बड़ी बात आती है कि वो करें क्या। गुरुदत्त ने सोचा मैं क्या करूं, लेकिन फिर वही हुआ जो होना था। दादा को नहीं छोड़ सकता मैं। और दादा को क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दादा के साथ में गुरुदत्त का टाई अप इतना कमाल का हो चुका है, वो सोच भी नहीं सकते कि उनके बगैर कोई काम किया जा सकता है। और नतीजा ये निकला कि साहिर जुदा हुए और साहिर साहब की बजाय कैफी आजमी साहब आए। कागज के फूल के संगीत को अगर मैं कहूं कि दादा के हिसाब से वो संगीत इतना नहीं था जितना प्यासा में था, लेकिन जो कलाकार होते हैं ना, वो एक स्ट्रोक में काम कर जाते हैं। और वो स्ट्रोक जो है उन्होंने दिया दादा ने। उन्हें मालूम था कि इसमें एक ऐसा कमाल करके दिखाना है। और कमाल क्या करके दिखाया, कहीं एक धुन गूंज रही थी, सारी फिल्म में बैकग्राउंड में चल रही थी, ला 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 ला। गुरुदत्त को लगा कि यहां एक गीत है। दादा से बात हुई, कैफी आजमी साहब से बात हुई, और नतीजा ये निकला कि वो गीत बनकर तैयार हुआ। और गीत अपने आप में इतना मकबूल भी हुआ, और उसका दर्द अपने ढंग का जो गीता जी की आवाज में है वो अलग है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं ख्वाब दम बदम। ऐसे गीत भी कब बनेंगे दोबारा। दादा की खास बात थी कि वो फोक म्यूजिक में भी काम करते थे। अब जैसे वो तलाश फिल्म में, चुनरी रात में आज तो कितना खूबसूरत गीत बनाया है। और उसी में आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। उन्हें ख्याल रहता था कि धुन चाल, और उनके जो साथ में मीरा जी उनकी असिस्टेंट हैं, मतलब जो उनकी पत्नी है, और वो जो गोल मटोल बच्चा है वो पंचम बड़ा हो चुका है, उनका असिस्टेंट है। और वो असिस्टेंट इन सबको सुनता रहता है। और सुनते क्या है कि इसके बीच में एक फिलर म्यूजिक है, या मतलब जो मुखड़ा है, जो अंतरा है, आज तो जुनली रात में, उसमें ये म्यूजिक है। और पंचम ने सुन लिया, और बाद में जब अपनी एक फिल्म रामपुर का लक्ष्मण, उसमें काहे अपनों के काम नहीं आए, सबसे हैं सबकी सुनते तो अब ये देखिए, यानी जब अब्बा का कमाल इतना है तो जो छोटे उस्ताद हैं वो भी कम कमाल नहीं करेंगे। इसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ 57 में, 1957 की एक फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही थी। रिकॉर्डिंग हो गई, दादा बड़े खुश थे, उनकी धुन भी अच्छी थी, लता जी ने गाया भी बहुत अच्छा था। और नतीजा ये निकला कि लता जी खुश खुश घर चली गई। दादा ने फोन किया उनको, ए लोता, ये मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, ये रिकॉर्डिंग तो हम दोबारा करेंगे, तुम आ जाओ। मैंने सुना है कि लता जी ने कहा, दादा मेरे ख्याल से तो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हुई है, गाना बहुत अच्छा बना है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। बस वो
हो गई गड़बड़। लगभग 3 बरस तक दोनों ने काम नहीं किया एक दूसरे के साथ, बर्मन दादा ने लता जी के साथ। अब ये लोग इनका बड़प्पन देखिए। 1961 में जब छोटे नवाब, हमारे जो पंचम साहब है, उनकी फिल्म होनी है लॉन्च, उसके लिए गीत बनाया है पंचम ने, और दादा जानते हैं ये लता के अलावा कोई नहीं गा सकता। घर आजा लेकिन कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। फोन कर, ए लता, मैं अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूं और तुझे ये गीत गाना है, आ जाओ रिकॉर्डिंग पर। अब लता जी का अपना में आ रहा है, दादा बुलाए और लता जी न जाए, ये कैसे हो सकता है? तो मैं इन लोगों का यही कमाल मानता हूं कि आपस में लड़ाइयां भी होती थी, झगड़े भी, रंजिशें भी होती थी, लेकिन संगीत को जब रूप निकाल कर ये देते थे, उसके बाद फिर कितने गीत लता जी ने बर्मन दादा के लिए गाए। संध्या जो आए मन घबरा, अब ऐसे ही एक बात को लेकर के शैलेंद्र जी के साथ में भी बर्मन दादा का रंजिश हो गई। शर्मा दोनों ने काम करना बंद कर दिया एक दूसरे के साथ में। अब बंदिनी बना रहे हैं विमल दा, और उसमें उन्होंने बर्मन दादा को लिया है, शैलेंद्र काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए गुलजार साहब की आमद होती है। ये जो पूरा किस्सा यहां पर है वो गुलजार साहब से मैंने उनकी जबानी सुना जब मैं उनके साथ तबादला ख्यालात कर रहा था 29 सितंबर को, और बरस था 2004। तो मैंने कहा दादा कि ये जो बातचीत इस तरीके से थी, गुलजार साहब क्या थी जरा बताइए ना। तो गुलजार साहब ने फिर मुझे वो पूरा तफसील में बताया। इतनी तफसील में तो नहीं, बस इतना साहब को बता दूं कि गुलजार साहब ने कहा बर्मन दादा बिल्कुल बच्चे की तरह थे। वो इतने बच्चे की तरह से थे कि लगड़ लेते थे, झगड़ लेते थे। उसके बाद फिर, और इस फिल्म में मुझे गीत मिल गया लिखने को, अब दोनों में समझौता हो गया, शैलेंद्र और बर्मन दादा में। तो अब बर्मन दादा कहते देख भाई, मैं शैलेंद्र के साथ काम करूंगा, नए कलाकार के साथ काम करना मेरे लिए मुश्किल है, गीतकार के साथ। विमल रॉय ने कहा कि एक गीत इनका आ चुका है गुलजार साहब का, तो इसलिए इसको रखेंगे और बाकी शैलेंद्र जी। ऐसे ऐसे होता था। मैं फिल्म इंडस्ट्री के ये किस्से कहानियां जो आप लोगों को सुनाता रहता हूं, क्योंकि मुझे उस दौर में उस लोगों में दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। और इसके बाद कितने खूबसूरत गीत। फिल्म गाइड में जिस समय ज्यादातर गीत बन चुके हैं, तो वहां अभी ज्यादातर भी क्या, दो ही गीत बने थे शायद, और 2 गीत बना करके दादा को मैसिव एक तकलीफ, बीमार हो गए दादा, और देव साहब ने जाकर हॉस्पिटल में उनसे बातचीत की। तो सचिन देव बर्मन साहब ने देव साहब से कहा, देव मैं ठीक नहीं होने वाला, तुम्हारी ये फिल्म मैं नहीं कर पाऊंगा। तो देव साहब को देखिए, मैं अब ये जो कह रहा था दादा, ये गाइड है, इसका संगीत आपने तैयार करना शुरू किया है, इसका संगीत आप ही तैयार करेंगे, और अगर कुछ ऐसी वैसी बात है तो मैं सिर्फ 2 गानों के ऊपर इस फिल्म को रिलीज कर दूंगा दादा, संगीतकार तो सचिन देव बर्मन ही रहेंगे। बीमार इंसान को जब आप ऐसी संजीवनी दोगे तो उठ खड़ा होगा ना। इसीलिए तो मैं देवानंद साहब को इष्ट देव कहता हूं। जब उनसे मेरी बातचीत होती थी तो एक अजब सा पॉजिटिविज्म मैं अपने अंदर भी महसूस करता था। ये लोग आम लोग थे ही नहीं। और फिर देख लीजिए गाइड का क्या कमाल हुआ, क्या कमाल के गीत बने थे गाइड। कौन सा गीत किससे कम है बताइए। बर्मन दादा का संगीत आगे बढ़ता जा रहा है। नीरज जी आ चुके हैं, शैलेंद्र जा चुके हैं दुनिया से, और अब नीरज जी के साथ में कितने खिलते हैं गुल यहाँ हिल के बिखरने को, क्या खूबसूरत, कैसे कहें हम। लेकिन इसी फिल्म का शर्मिली का जो गीत मुझे पसंद है, निगाह छाए आधी रात, यहाँ एक जगह लता जी कहती बता दे मैं क्या करूं। ये जो कमाल है लता जी का या बर्मन दादा का, ये मन में आज तक बसी हुई वो यादें हैं जो अलग होती नहीं, और चाहता कौन है कि यादें अलग हों। बर्मन दादा ने इसके बाद कुछ और भी फिल्म थी, लेकिन उसमें कुछ का संगीत नहीं भी ज्यादा पॉपुलर हुआ। बर्मन दादा का एक और अंडरस्टैंडिंग अपने प्रोड्यूसर के साथ रहती थी कि भाई देखो, जहां तक हो सकेगा मैं एक गीत अपनी आवाज में भी रखूंगा। बेसिकली तो मैं गायक ही था ना,
तो मैंने तो बहुत पहले 1959 के करीब सुना था। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न थे कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। आज की विदा का मर कर भी रहेगा इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं ये दरअसल धुनें बना लेते थे, ये बना लेते थे और इसी को बाद में उन्होंने 1963 की फिल्म में इस्तेमाल किया, बंदनी में। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे गीत वो गा चुके थे और दादा के गीतों का कमाल यही होता था। क्या बात है। मेरे बंधु रे सुन, मेरे मितवा सुन, मेरे साथी रे, होता तू पीपल मैं होती अमर लता तेरी, होता तू पीपल मैं होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनकर पड़ी मुस्काती रे, सुन मेरे साथी रे। अब ये सुजाता में 1959 में, उधर बंदनी में 1963 में, फिर 1970 में प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी, और सफल होगी तेरी आराधना। और इसके अलावा तलाश में भी, हर फिल्म में लगभग, ये गुलिस्तां हमारा में भी, मतलब जो प्रोड्यूसर होता था वो जानता था कि ऐसी आवाज फिल्म इंडस्ट्री में किसी की है नहीं। आवाज को जो तोड़ करके गाना होता था, लता जी एक इंटरव्यू में कह रही थी, ये दादा जो तोड़ के गाते थे ना आवाज को, भाई ये तो कमाल है, इसका क्या मुकाबला, इसको क्या कहें आप। तो मैं यही सोचता हूं कि आज मैं इतना बोल रहा हूं बर्मन दादा के बारे में और उन्हें याद कर रहा हूं, कितनी सारी बातें याद आती हैं दादा के बारे में, कितने सारे गीत उन्होंने तैयार किए, खुद भी गाए, और अपने बाद फिर एक अनमोल रत्न दुनिया को दे गए, पंचम। जहां दादा ने छोड़ा उसके बाद पंचम ने अपना एक स्टाइल बनाया, क्योंकि ज्यादातर जो महान व्यक्तियों के बेटे होते हैं उनको आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। लोग कहते हैं यार वो जरा इनके वालिद साहब, कभी किसी ने ये नहीं कहा, क्योंकि वालिद का संगीत अपना था, एस डी बर्मन साहब का, पंचम का संगीत अपना था। पंचम ने जो गीत बनाए, हाँ थोड़ा सा दादा आगाह करते रहते थे कि देख भाई इतना भी मॉडर्न मत हो जाना, और जो अपना बेसिस है उसको कभी भुलाना मत। आज के दिन दादा रुखसत हुए थे। मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ, दिन शुरू होता है, मुझे कुछ याद आता है, मैं कहने लगता हूँ, बोलने लगता हूँ। कुछ दोस्त हमारे हैं जो संजीवनी मुझे भी देते रहते हैं कि भाई आपकी आज की बात सुनकर हमें अच्छा लगा। कलाकार के लिए तो इतना ही होता है। मैं भी एक तरीके से अपना एक आर्टिस्टिक एबिलिटी जो भी मेरी है वो प्रेजेंटेशन की या नरेशन की, उसके जरिए मैं एक दौर को रिवाइंड कर रहा हूँ, रिवाइव कर रहा हूँ। अजब सी दुनिया है आज की। मन लगता है जब हम उस संगीत को सुनते हैं, मन लगता है, हम भूल सकता है दादा का बनाया हुआ धुन। फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, भोर भी आस की किरण न लाए, पूछो न कैसे रैन बिताए। अब बना था तो इसको अपना सर्वश्रेष्ठ गीत ही मानते थे। वो कहते थे कि जो मेरे लिए दादा कर गए काम, मैं उसको कैसे भुला सकता हूँ। उनके फोक म्यूजिक का भी बड़ा कमाल होता था। तुम्हारे संग तो बताए कहाँ बताऊं, यानी 70s आते आते जो कमी रह गई थी दिलीप कुमार साहब की जिंदगी में कि किशोर के गाने नहीं उन्होंने पहले किए थे कभी, तो यहाँ किशोर भी आ गए और बर्मन दादा भी आ गए। सगीना मेहता नाम की जो फिल्म है उसमें, उसके आगे फिर राजेश खन्ना के लिए क्या धुने। वो तो आराधना तो अपने आप में कल्ट फिल्म है ना। आराधना के गीतों को कौन भुला सकता है। रूप तेरा मस्ताना,
अब ये तो मोस्ट सेंसुअस सॉन्ग एवर। आगे चलकर फिर दादा ने एक धुन बनाई, मन पुकारे रे दिन तेरे बिन बीते ना। ये भी एक फोक संगीत है बिल्कुल। और उधर ये गुलिस्तान हमारा में भी उन्होंने, वो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर वो फिल्म थी, तो क्या ये जिंदगी है कैसी बेबसी है, बोलो क्यों खड़े हो गुमसुम, रहना सोई सोई रहना जागे जागे। ये देखिए ऑर्केस्ट्राइजेशन की अगर बात देखें, दादा जहां क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते थे, वो अपने घर भी बहुत कमाल करते थे। बल्कि 1952 में ही हो गया था ये सब कुछ। तो साहिर साहब जैसे ही कलाम लिख के ले गए थे दादा के पास में फिल्म जाल के लिए, ये रात ये चांदनी फिर कहां सुन जा दिल की दास्तां, तो साहिर साहब को तो ये उम्मीद थी कि दादा कोई ठहरी हुई सी धुन इस पे बनाएंगे, क्योंकि ये इस किस्म का उनका गजल है साहिर का। वो दादा ने गिटार उठाई और गिटार बजानी शुरू कर दी, ये रात ये चांदनी फिर कहां सुन जा दिल की दास्तां। साहिर नाराज हो गए थे थोड़े, दादा ये धुन क्या धुन हुई, मेरे इतने अच्छे अल्फाज ये आपने क्या बना दिया। दादा देखो साहिर इंतजार करो। और कितना हिट हुआ, हेमंत दा का गाया, लता जी का, कितना हिट गीत बना। ये लोग क्या थे, ये वक्त से आगे तक देखने वाले लोग थे। दादा समझ गए थे आखिर आते आते कि ट्रेंड भी चेंज हो चुका है और संगीत में नए नए संगीतकार आ चुके हैं, और ये वो हमारे जो पीढ़ी थी ये कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी अपने संगीत के ऊपर। इनका जो तरीका था काम करने का, ये उसी पे काम करते रहते थे। दादा के कितने सारे गीतों को आप याद करेंगे, कितनी सारी फिल्म्स को आप याद करेंगे, सबके साथ। और देव साहब की तो जान बसती थी एस.टी. बर्मन साहब में। खैर उन्हें एक बात अच्छी ये रही कि उन्हें आर.डी. बर्मन ने भी वही दिया जो इतने बरस पहले सचिन देव बर्मन साहब ने दिया था। दादा रुखसत हो गए, मीरा जी अकेली रह गईं,